इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में डिफाइन द टर्म इकोनॉमी। आगे किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम इस टर्म को जानते हैं कि सर ये इकोनॉमी क्या चीज़ है, इकोनॉमी क्या चीज़ होती है। तो बेटे आप इसको अच्छे से समझो, इकोनॉमी क्या चीज़ है। एन इकोनॉमी एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है इन विच, जहां पर एंड बाय विच, जिसके द्वारा पीपल, वहां पे रहने वाले लोग गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर wants। एक बात को पहले यहाँ पर समझो कि सर आपने हमें यहाँ पर बताया कि जो इकोनॉमी है वो एक सिस्टम होता है। बेटे मैं यही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जो वहाँ पे रहने वाले लोगों को लिविंग प्रोवाइड करता है। सर अगर हमें किसी को लिविंग प्रोवाइड करनी है तो हम उसकी बेसिक नेसेसिटीज को प्रोवाइड कर दें, हम उसकी बेसिक नेसेसिटीज उसको दे दें। बेटे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है क्या? फूड, क्लोथ्स और शेल्टर। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैंने वही कहा, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है इन विच एंड बाय विच, जिसके द्वारा पीपल गेट अ लिविंग, वहां पे रहने वाले लोगों को लिविंग मिलती है, लिविंग प्रोवाइड करता है टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करके। सर किसी भी ह्यूमन बीइंग की वांट्स को सेटिस्फाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेटे आप समझो मेरी बात को, मान लो किसी को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करवाना है, किसी को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स और नीड्स तो बहुत सारी होती हैं। ऐसा थोड़ी सबकी वांट्स और नीड्स कॉमन होंगी, हर किसी के अलग अलग होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, उनकी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करेगी? सर हमें उनके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा। हाँ बेटा मैं वही लिखवा रहा हूँ, देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है सर, हमने उनकी वांट्स और नीड्स को प्रोड्यूस करा, हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने उसको प्रोड्यूस करा, अब क्या होगा बेटे? अब वो उसको कंज्यूम करेंगे। कंजम्पशन, कंजम्पशन बाय पीपल। ठीक है सर, अब पढ़ के देखो। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है इन विच एंड बाय विच पीपल गेट अ लिविंग, जहाँ पे रहने वाले लोगों को लिविंग प्रोवाइड करता है टू सेटिस्फाई, क्या करके? उनकी वांट्स को, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करके। उनकी वांट्स और नीड्स सेटिस्फाई कैसे होंगी? थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो उनकी वांट्स और नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा और वो लोग उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो बेसिकली क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है बेटा। इकोनॉमी एक सिस्टम है इन विच एंड बाय विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। बेटे अगर किसी को डाउट है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। खुशी कोई डाउट है बेटा? खुशी कोई डाउट है बेटा आपको? नहीं सर। ठीक है बेटा। परी आपको कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखवाया बेटा, इसको एक बार नोट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बेटे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज एन इकोनॉमी। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम
बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है, बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग, जिसके द्वारा वहां पे रहने वाले लोगों को क्या दिया जाता है बेटा, लिविंग प्रोवाइड की जाती है। मैंने आपको बता दिया लिविंग का क्या मतलब होता है। लिविंग मतलब उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना, उनकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा करना, जो हमारी इकोनॉमी थ्रू प्रोडक्शन और थ्रू कंजम्पशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2। बेटे कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हमारे पास इकोनॉमी जो है बेटा वो 3 तरीके की है, हमारी इकोनॉमी 3 टाइप्स में डिवाइड है। ठीक है सर। बेटे पहली टाइप की जो इकोनॉमी होती है इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बेटे इसका दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी। बेटे जो सेकंड टाइप की इकोनॉमी होती है इसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। या फिर इसका दूसरा नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। बेटा जो तीसरी टाइप की इकोनॉमी है इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है सर। तो बेटे देखो मैंने आपके सामने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अभी लिखी हैं। हमारे पास फर्स्ट इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। सेकंड इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। और बेटे थर्ड है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है सर, हमें सर नाम तो याद हो गए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तो हमने बचपन में भी पढ़े थे। अब ये होता क्या है बेटे, ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से देखना। बेटे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे सारी एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट मोटिव से प्राइवेट सेक्टर करता है, जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रोल प्ले नहीं होता, जहां पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर करता है, जहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं होता, उसको कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट गाइडेड होती है, प्रॉफिट मोटिव गाइडेड होती है। वहां पर हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के काम से काम करता है। ठीक है सर। इसके अपोजिट जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है या जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो बेटा इकोनॉमी है जहां पर सारे इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, जहां पर सारी की सारी ऑथोराइज्ड सेंट्रल अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट। जितना भी प्रोडक्शन का काम होता है इकोनॉमी के लिए, कम्युनिटी के लिए, वो सब किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसलिए उसको कहा जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बेटे जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके काम करता है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी। तो सर आप हमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवा देंगे। बेटे मैं बिल्कुल लिखवा दूंगा आपको उसके बारे में। इट इज
an economy in which goods and resources are brought and sold freely in the market. Here, means of production are privately owned and economic activities are guided by self-interest and profit motive. बेटे देखो, इट इज एन इकोनॉमी, ये वो इकोनॉमी होती है इन विच गुड्स एंड रिसोर्सेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड फ्रीली इन द मार्केट, जहां पर गुड्स को खरीदा और बेचा फ्रीली जाता है मार्केट के अंदर. हेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर होता है. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव. मतलब यहाँ पर सारा का सारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट मोटिव है, वो प्राइवेट सेक्टर का होता है. इसको हम सेंट्रली, इसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, या हम इसको डायरेक्टली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं. ठीक है सर. सर इसके बारे में भी लिखवा दो. बेटा मैं जरूर लिखवाऊंगा. इट इज an economy in which in which all economic decisions are taken by the government or by an authorized central authority. Here, means of production means of production are owned by the whole community. गवर्नमेंट सबको चांस देती है बेटा. गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होता है, कुछ भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं होता. सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है, या सारे गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिसीजन सारे गवर्नमेंट लेती है. ठीक है सर. बेटे अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, जहां पे दोनों हैं, सर ये भी आप लिखवा दो, मैं जरूर लिखवा देता हूं. इट इज एन इकोनॉमी इन विच बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर coexist and both of them work together under the general guidelines of a centralized
इकोनॉमिक प्लानिंग। बेटा एक इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है सर। तो हमारे पास तीन तरह की इकोनॉमी आ गई, एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक है बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। बेटे कोई डाउट है तो मैं यहाँ रुक गया हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। सर हाँ बेटा। सर जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है हाँ हाँ उसमें प्रॉफिट किसका होता है, प्राइवेट का या फिर पब्लिक का? बेटे पब्लिक सेक्टर तो सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये है ना। सर और जो मिक्स्ड। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों अलग अलग है, तो हर किसी के लिए अलग अलग प्रॉफिट है। प्राइवेट सेक्टर का अपना अलग है, पब्लिक सेक्टर का अपना अलग ओके सर। है ना। ओके सर। बेटे और कोई डाउट है खुशी? नहीं है सर। ठीक है बेटे, यहाँ तक नोट किया आप लोगों ने? यस सर। कॉन्सेप्ट नंबर 3। सर हाँ बेटा। सर 11th में इको की कौन सी बुक लेनी है? बेटे आपके स्कूल पे डिपेंड करेगा, वैसे तो एनसीईआरटी लगवाते हैं कौन सी, लेकिन वैसे आप संदीप गर्ग ले सकते हो। ठीक है सर। बेटे नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो बेटा, ये है रामलाल। रामलाल को आपने 5,000 रुपये दिए, और रामलाल को आपने कहा आप इस 5,000 रुपये को खर्च करें। अब रामलाल साहब सोच रहे हैं कि मैं इसको कहाँ पे खर्च करूं। उनके दिमाग में चिड़िया उड़ रही है कि मैं इसको कहाँ खर्च करूं। फिर रामलाल ने सोचा कि मैं 5,000 रुपीज के शूज लेके आता हूँ। फिर उनके दिमाग में आया कि नहीं, शूज छोड़ो, मैं 5,000 रुपीज के कपड़े लेकर आता हूँ। फिर उनके माइंड में आया कि नहीं, वो सब छोड़ो, अभी मुझे लगता है कि मेरे को वॉच लेकर आनी चाहिए। यानी सर रामलाल साहब के पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, वो शूज भी ले सकते हैं, क्लोथ्स भी ले सकते हैं, वॉच भी ले सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल अलग अलग ऑल्टरनेटिव है उनके पास। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ये सोच लें कि मैं 3,000 रुपीज तक के शूज ले लूं, और फिर बाकी बचे 2,000 की मैं वॉच ले लूं। हाँ बेटा बिल्कुल सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। अलग अलग ऑल्टरनेटिव है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। उनके पास जो रिसोर्स है 5,000 रुपये का, उसको वो अलग अलग जगह पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन सर ये सारी बातें सोचने में तो उनको बहुत परेशानी होगी। हाँ बेटा परेशानी तो होगी। यानी सर उनको यहाँ चॉइस करनी पड़ेगी, उनको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, या दोनों लेना है। उनको इसके लिए यहाँ पर चॉइस करनी पड़ेगी, उनको यहाँ चॉइस करनी पड़ेगी। हाँ बेटा उनको यहाँ पर चॉइस करनी पड़ती है। तो सर ये चॉइस करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ बेटा चॉइस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चॉइस तो करना पड़ेगा क्योंकि 5,000 तो लिमिटेड है। हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बेटे अगर हम इसको ऐसे बोल दें, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम
is a problem of choice, कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। उनको चूज करना पड़ रहा है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं ये करूँ कि ये करूँ। ठीक है सर। तो सर आपने हमें एक इजी लैंग्वेज में बात बता दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर, कि एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हाँ बेटा, मैंने आपको ये बता दिया कि एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये अराइज ही क्यों हो रही है? बेटे ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम arise? वो अराइज ही क्यों हो रही है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके सामने आ क्यों रही है? बेटा इसके तीन कारण हैं। बेटा इसके हमारे पास तीन कॉजेस। पहला, ह्यूमन वांट्स ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कि ह्यूमन वांट्स बेटे अनलिमिटेड होती हैं। हम लोगों की वांट्स हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं बेटा। वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था वहां पे रामलाल की इच्छाएं देखो कैसे हैं। रामलाल की इच्छाएं किससे हैं? शूज भी ले लो, क्लोथ्स भी ले लो, वॉच भी ले लो, है ना? तो उसकी तो इच्छाएं हैं बहुत सारी कि ये भी करो, ये भी करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो बेटे हमारी जो ह्यूमन वांट्स है ना, उसकी फंडामेंटल फैक्ट है हमारी लाइफ का, कि हमारी वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। हमारी वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है सर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। पहली कॉज तो ये आ गई। सर हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हाँ बेटा, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। जैसे रामलाल के पास 5,000 रुपए थे, उसको 5,000 रुपए में ही सारा कुछ करना था। अगर उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, तो उसको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ सर, ये भी आप कह रहे हो। तो पहला पॉइंट है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कि ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। दूसरा पॉइंट है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसोर्सेज हैव रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। बेटे हमारे रिसोर्सेज के अलग अलग यूज होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, रामलाल को हमने कहा कि ये हम आपको 2,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आपने इस 2,000 रुपये से स्टेशनरी और बुक्स परचेज करके लानी है। स्टेशनरी और बुक्स परचेज करना है। हमने कहा कि आपको स्टेशनरी और बुक्स परचेज करना है। हमने बेटे यहाँ पर एक कंडीशन साथ में लगाई है कि आपने इस 2,000 रुपये को यहाँ पे खर्च करना है। यानी अब उसके पास ऑल्टरनेटिव यूजेस है ही नहीं, उसको सोचना ही नहीं पड़ेगा। वो सोचेगा क्यों? क्योंकि उसको तो पता है कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उससे उसको अपनी एक ही नीड को फुलफिल करना है, वो है बुक्स और स्टेशनरी। वो उसको और कहीं खर्च कर ही नहीं सकता। तो जब रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज होंगे ही नहीं, तो उसके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी नहीं। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बेटे हमारे सामने तीन कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने के। पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। फंडामेंटल फैक्ट ऑफ लाइफ, कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड भी होती हैं, ग्रो भी होती हैं, बल्कि मल्टीपल्स में ग्रो होती हैं। दूसरा, उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं बेटे, वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं।
रिसोर्सेज लिमिटेड सेंस में है, और जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो सर ये हमारे पास वो 3 बेसिक कारण हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। हाँ बेटा, मैं आपको इसको एक बार नोट्स में से भी पढ़वा देता हूँ। देखो आप, बेटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ध्यान से देखो। व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? Economic problem is basically the problem of choice in the use of scarce resources. Economic problem is basically the problem of choice. आपको चॉइस करनी पड़ेगी इन द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, क्योंकि बेटे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, या व्हाई डज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजंस। 3 वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। सर वो कौन कौन सी हैं जिस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है? बेटा हमारे पास 3 कारण हैं बेसिकली। पॉइंट नंबर 1, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फैक्ट ऑफ द लाइफ, दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड and never ending and recurring. Not only they are unlimited, but they grow and multiply very fast. बेटे ये बेसिक फंडामेंटल फैक्ट ऑफ लाइफ है हमारे लिए कि जो ह्यूमन वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, कभी खत्म ना होने वाले होते हैं, नेवर एंडिंग होते हैं, नेवर एंडिंग होते हैं, रिकरिंग इन नेचर होते हैं। नॉट ओनली दे आर अनलिमिटेड, वो कह रहा है कि सिर्फ अनलिमिटेड नहीं होते, साथ साथ ये ग्रो भी करते हैं, और ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं वेरी फास्ट। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, रिसोर्सेज आर स्केर्स और लिमिटेड। द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज स्केर्स। जो रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो हमेशा लिमिटेड सेंस में होते हैं। दीज वांट्स आर ऑलवेज स्केर्स। दीज रिसोर्सेज, इसको हटा दो, दीज रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बेटा ये ना 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मैं अभी आपको इसकी बात बताता हूँ, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी इन एवरी इकोनॉमी। नो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज कंफर्टेबल इन ऑल द रिसोर्सेज। कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर ये नहीं कह सकती कि उसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनलिमिटेड सेंस में है, या उसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबेंडेंट में है। ठीक है सर। सर ये क्या है, चारों चीजें क्या है बेटा? ये देखो, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन को करते वक्त हमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब बेटा ऑनर, जो बिजनेस को चलाता है, जो प्रोडक्शन करेगा, ऑनर। बेटे आप देखो, विदाउट लैंड आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लैंड है, अगर लेबर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। कैपिटल तो आपको स्टार्टिंग में चाहिए होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तभी बिजनेस स्टार्ट होगा। और एंटरप्रेन्योर जो उस बिजनेस को करेगा। जब ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक साथ कंबाइंड होते हैं, जब ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक साथ कंबाइंड होते हैं बेटा, तभी तो प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होती है। यानी सर इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ कंबाइंड होना जरूरी है, तभी प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होगी। और वो आपको यही समझाना चाहते हैं कि आपकी वांट्स जो अनलिमिटेड हैं, उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन की जाती है। लेकिन कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड में इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि उसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये अनलिमिटेड मात्रा में हो, उसके पास अनलिमिटेड हो। ऐसी कोई इकोनॉमी कंफर्टेबल नहीं है। हर किसी के पास ये सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। यानी रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास बेटा, ये हमेशा लिमिटेड है, हर इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड है, हर इकोनॉमी के अंदर ये लिमिटेड है। ठीक है बेटा, आगे देखो। नेक्स्ट पॉइंट,
resources are capable of alternative uses. The resources are not only limited, but they can be put to alternative uses also. For example, a plot of land, एक land है, can be used for farming, आप उस पे farming कर सकते हो, कॉमा, यहाँ कॉमा लगा है, फॉर अ प्लेग्राउंड, या फिर आप वहाँ प्लेग्राउंड बना सकते हो, और फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ शॉपिंग सेंटर, बेटे या फिर आप वहाँ पर शॉपिंग सेंटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. This makes a resources all the more scarce because when it used for one purpose, it cannot be used for other purpose. मान लो बेटे आपने उधर प्लॉट ऑफ लैंड पर, वो जो प्लॉट ऑफ लैंड है, आपने वहां पे फार्मिंग कर ली. अगर आप वहां पे फार्मिंग कर लेंगे तो आप वहां पे प्लेग्राउंड नहीं बना पाएंगे, आप वहां पे शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे. आप एक ही चीज तो कर सकते हैं. तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस व्हेन व्हेन इट यूज फॉर वन पर्पस. अगर आप वहां पर एक पर्पस के लिए उसको यूज कर लोगे, इट कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस. इसलिए कहा जाता है कि रिसोर्सेज आर कैपेबल ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस. तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्यों अराइज होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. अब फिर ध्यान से सुनो, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फैक्ट ऑफ द लाइफ दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होने वाली होती हैं, एंड रिकरिंग, बार बार रिकर होती हैं. नॉट ओनली दे आर अनलिमिटेड बट दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट. वो अनलिमिटेड होने के साथ साथ ग्रो भी करती हैं और मल्टीप्लाई भी करती हैं बहुत तेजी से. Second point, resources are limited. The resources to produce goods and services to satisfy human wants are always scarce. These resources, कौन कौन से resources होते हैं बेटे, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. In every economy, no economy in the world is comfortable in all the resources. कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जो इन सारे रिसोर्सेज के अंदर बेटे कंफर्टेबल है. ठीक है सर. रिसोर्सेज आर कैपेबल ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये मैं अभी आपको पढ़ा के लाया कि जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग ऑल्टरनेटिव यूज में आ सकते हैं. इन शॉर्ट, scarcity of resources having alternative uses in relation to unlimited wants give rise for an economic problem. Scarcity of resources जिनके alternative uses होते हैं in relation to unlimited wants, जो लोगों की unlimited wants होती हैं, वो जन्म देती है, किसको जन्म देती है बेटा, give rise to an economic problem. वो economic problem को arise करती है. बेटे कोई डाउट है आप लोगों का तो आप पूछ लें. हाँ सर. खुशी कोई डाउट है बेटा?